जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, अर्थात लागत लेखांकन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। और अगर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये 15 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जाता है कि लागत लेखांकन की विभिन्न पद्धतियां कौन कौन सी हैं। तो मैंने आज आपको ये बहुत ही साथ साथ में मिलकर के बहुत ही सरलता पूर्वक आज हम लोग इसे समझने वाले हैं। तो देखिए, जब हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, तो इसके दो टाइप से हमने इसको बांट दिया है। कौन सा? एक है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड और एक है कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। अर्थात यहां पर क्या कहा गया? स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब विशिष्ट ऑर्डर, कोई विशिष्ट आदेश कोई मिलेगा तो उसके आधार पर कॉस्टिंग करी जाएगी, उसके आधार पर कार्य किया जाएगा। यहां पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड, जहां पर उत्पादन लगातार चलता रहता है। जो माल उत्पादित हो जाता है उसको स्टॉक में इंक्लूड कर लिया जाता है। जब कोई ऑर्डर प्राप्त होता है तो उसी स्टॉक से सेल्स कर दी जाती है। मतलब प्रोडक्शन रोका नहीं जाता है, प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है और बड़े स्केल पर प्रोडक्शन होता है। यहां पर क्या होता है? स्पेसिफिक ऑर्डर, जब ऑर्डर मिलता है तभी काम किया जाता है। स्केल उसका बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन काम कब किया जाएगा? जब कोई विशिष्ट आदेश प्राप्त होगा तब। तो अगर विशिष्ट आदेश प्राप्त होने के आधार पर देखा जाए तो कॉस्टिंग की कौन कौन सी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं: जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग। और अगर देखा जाए कि लगातार प्रोडक्शन होने के आधार पर कॉस्ट अकाउंट कैसे कॉस्टिंग करी जाती है, तो उसके लिए फिर यहां पर 5 मेथड दिए गए हैं: प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग और कंपोजिट कॉस्टिंग। तो चलिए अब इनको समझना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले आया जॉब कॉस्टिंग। अभी पीजीटी का एग्जाम हुआ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा कार्य किया जा रहा है, इसके लिए लागत लेखांकन की किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? बताए तो पता होगा ना कि किस अकाउंटिंग में का प्रयोग कब किया जाता है, तभी तो बता पाएंगे। तो देखो, जॉब कॉस्टिंग उपकार्य लागत विधि का तात्पर्य क्या है? उपकार्य लागत विधि का तात्पर्य है एक लागत लेखांकन की एक ऐसी विधि जो मुख्य रूप से कारखाने के अंदर संपन्न करी जाती है, या फिर ऑर्डर देने वाले के स्थान पर भी इसको संपन्न किया जा सकता है। यह एक निश्चित समय के लिए होती है और निश्चित आदेश की पूर्ति करने के लिए की जा रही होती है। यहां पर उत्पादक या तो फैक्ट्री में या आदेश देने वाले व्यक्ति के स्थान पर जाकर के वस्तु का उत्पादन करता है और अपने द्वारा किए गए उत्पादन की कुल लागत का निर्धारण करता है। जैसे एग्जाम्पल के बिना तो समझ में आ नहीं से रहा, जैसे कार्ड की छपाई, कोई छपाई का काम किया जा रहा है, प्रिंटिंग का काम किया जा रहा है, ये क्या है? ये जॉब कॉस्टिंग है। पीजीटी में यही एग्जाम पूछा गया, पीजीटी के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। शादी समारोह में कार्ड को छपवाना है, तो कार्ड छपवाने के लिए लागत लेखांकन की किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन सही था, जॉब कॉस्टिंग। ओके, उपकार्य लागत विधि का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि छपाई का कार्य हो गया, सिलाई का काम हो गया, फर्नीचर बनाने का काम हो गया, मशीन निर्माण का कार्य हो गया। ये सब कार्य कैसा है? ये जॉब कॉस्टिंग है। आपके घर में टाइल्स लगाने वाला व्यक्ति आता है, प्लम्बर आता है नल ठीक करने के लिए, इलेक्ट्रीशियन आता है, ये सब क्या है? ये जॉब कॉस्टिंग है। घर की वायरिंग करने के लिए इलेक्ट्रीशियन आता है, ये क्या है? ये सब जॉब कॉस्टिंग है। तो जो कार्य मैंने बताया इनका काम, ये फैक्ट्री में, जैसे कार्ड, आपको शादी के लिए कार्ड छपवाने, आपके घर पे नहीं छापने आएगा, फैक्ट्री में छापेगा, है ना? तो ये क्या है? जॉब कॉस्टिंग है। बात क्लियर हो गई? ये जॉब कॉस्टिंग है, लागत लेखांकन की एक विधि है। आगे चले तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठेका लागत विधि। ठेका लागत का तात्पर्य है यहां पर कार्य निश्चित कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पूरा हो रहा होता है। जहां पर कार्य दीर्घ अवधि से, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है, निश्चित कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो रहा होता है और लंबी अवधि तक, जब वो तो मैंने बता दिया लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहां पर दो पक्ष होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। एक वो व्यक्ति जो ठेके पर कार्य करने को तैयार हुआ है और एक वह व्यक्ति या संस्था जो ठेके पर कार्य कराना चाहती है। तो इसका निर्धारण, इसकी लागत का निर्धारण करने के लिए, क्योंकि कार्य बहुत लंबे समय तक चलता है, तो उस पूरे ओवरऑल टाइम में कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करने के लिए लागत लेखांकन की जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठेका लागत विधि। ये कहां प्रयोग होती है? जैसे जहाज निर्माण हो गया,
सड़क निर्माण हो गया, पुल निर्माण हो गया, फ्लाईओवर्स का निर्माण हो गया, ठीक है ना, नहर निर्माण हो गया। ये सब काम जो होता है ये किस आधार पर होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है, ठेके के आधार पर होता है। तो इसके लिए लागत लेखांकन की, और यहां पर हर एक ठेका सिंगल यूनिट होती है, एक ही काम होता है वो पूरा, और कोई काम होता ही नहीं है, बस वो सिंगल यूनिट होती है, एक ही जो ठेका होता है वही पूर्ण कार्य होता है। और उसका लेखांकन करने के लिए जो लागत लेखांकन की विधि प्रयोग की जाती है उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहा जाता है। अगली बात आती है समूह लागत विधि, बैच कॉस्टिंग मेथड। बैच कॉस्टिंग मेथड का मतलब है यहां पर जो यूनिट है वो सिंगल ना होकर के समूह होता है, बैच होता है। क्या? यहां उत्पादन का वह स्तर जहां पर उत्पादन यूनिट में ना होकर के ग्रुप में होता है और उस संपूर्ण ग्रुप को ही एक यूनिट माना जाता है, वहां लागत का निर्धारण करने के लिए, कॉस्ट डिटर्मिनेशन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है उसको कहा जाता है बैच कॉस्टिंग मेथड। जैसे घड़ी निर्माण, जो हाथ में बांधने वाली ब्रेसलेट घड़ियां आती हैं, इनका निर्माण, दवाइयों का निर्माण, मेडिसिन का प्रोडक्शन किया जा रहा हो, बिस्किट निर्माण हो रहा हो, बिस्किट बनाए जा रहे हो, रेडियो बनाए जा रहे हो, टेलीविजन बनाए जा रहे हो, तो यहां पर ग्रुप में इनकी काउंटिंग करी जाती है, सिंगल यूनिट में इनकी काउंटिंग नहीं करी जाती है। तो इनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेथड लिया जाएगा उस मेथड का क्या नाम होगा? बैच कॉस्टिंग मेथड, समूह लागत विधि। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य लागत विधि, टारगेट कॉस्टिंग मेथड। टारगेट कॉस्टिंग मेथड का तात्पर्य क्या होता है? यहां पर पहले विशेषज्ञों की सहायता से एक भविष्य में होने वाले कार्य का निर्धारण कर लिया जाता है, कि लागत का निर्धारण कर लिया जाता है। यहां पर भविष्य में कोई काम करना है या करवाना है, विशेषज्ञों की सहायता से, मतलब जो एक्सपर्ट हैं उनकी हेल्प लेते हुए फ्यूचर में होने वाले कार्य की कॉस्ट का निर्धारण किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? टारगेट कॉस्ट कहा जाता है। फ्यूचर में जो कॉस्ट आएगी मेरे किसी कार्य को करने के लिए उसका निर्धारण कर लिया जाता है, तो तब उसको क्या कहते हैं? टारगेट कॉस्ट कहते हैं। और फिर कॉन्ट्रैक्टर ढूंढे जाते हैं, ठेकेदार ढूंढे जाते हैं, जिनको एक निश्चित कमीशन दिया जाता है कि भैया तुम हमारा ये काम कर दो, इतना कमीशन आपको हम दे देंगे। तो इस तरीके की लागत का निर्धारण करने के लिए लागत लेखांकन की जिस पद्धति का प्रयोग किया गया उसको कहा गया टारगेट कॉस्टिंग मेथड। एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल के बिना चीजें समझ में नहीं आती। सरकार जब भी कोई निर्माण कार्य कराती है, सरकार जब भी कोई निर्माण कार्य कराती है तो यही मेथड प्रयोग करती है। जैसे उसको रोड बनवाना है तो रोड पर उसने देखो बजट पास होता है ना, तो उसको पता है कि मुझे कितना बजट है मेरा रोड पे खर्च करने का, कितना है शिक्षा पे खर्च करने का, कितना है, सब पूरा पहले से टारगेट है। एग्जाम कराना होता है ना सरकार को, टारगेट है कि इतना रुपया मुझे खर्च करना है इस एग्जाम पर। अब कॉन्ट्रैक्टर ढूंढे जाते हैं कि भैया कोई कंपनी मिल जाए, कोई संस्था मिल जाए जो हमारा ये एग्जाम फाइनल करवा दे, हमसे इतना कमीशन ले ले। तो वो क्या है? ये टारगेट कॉस्टिंग मेथड है। ओके, तो सरकार जब भी कोई कार्य कराती है, मान लो एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए कि सरकार को ये वाली परीक्षा करानी है, इसके लिए लागत लेखांकन की कौन सी पद्धति प्रयोग करी जाएगी, तो टारगेट, वहां पर टारगेट कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाएगा। बात क्लियर है? इन सब का प्रयोग कब होता है? देखो ये स्पेसिफिक ऑर्डर है, विशिष्ट रूप से जब कोई ऑर्डर मिलेगा तभी इन विधियों का प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज इनका यूज नहीं होगा। अच्छा, अब चलते हैं कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड, जहां लगातार उत्पादन होता ही रहेगा, उत्पादन को बंद ही नहीं करेंगे। क्या? उत्पादन को बंद ही नहीं करेंगे, उत्पादन लगातार करते ही रहेंगे। वहां पर कॉस्टिंग कौन कौन सी होती है सर? मुझे समझाइए, मैं बता रहा हूं। देख कहां रहे हो? इधर देखो ना, दिमाग मत भटकाओ। 15 नंबर वाले क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, प्रक्रिया लागत विधि। प्रक्रिया, प्रोसेस का मतलब है, कई बार देखो प्रोडक्शन ऐसा होता है, कई बार प्रोडक्शन ऐसा होता है जहां पर वो डायरेक्ट फिनिश गुड्स नहीं बन जाता, उसे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स का सफर तय करने के लिए कई एक स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे किसी भी शुगर केन फैक्ट्री को देखिए आप, ये आपको इजीली देखने को मिल सकता है, बाकी चीजों में आपको थोड़ा समय लग सकता है, या उससे भी आसान तरीका बताऊंगा। शुगर केन फैक्ट्री को देखो तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शुगर तैयार करना ना, शुगर मैन्युफैक्चर करना, चीनी बनाना। और रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन, गन्ना, वही तो है ना रॉ मटेरियल उसका। तो रॉ मटेरियल शुगर केन से शुगर बनने तक के सफर में देखो कई एक स्टेप होते हैं। उसका रस निकाला जाता है, फिर उस रस को बॉईल किया जाता है, फिर उसको थोड़ा और गाढ़ा किया जाता है, फिर जाकर उसको केमिकल से गुजरना होता है,
फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, फिर उनकी फिनिशिंग सफाई की जाती है, फिर केमिकल मिलाए जाते हैं, तब जाके वो तैयार होती है। ऐसे ही एक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूं, कोल्हू से तेल निकलते हुए कभी देखा? तेल जो हम लोग यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, सरसों का तेल आपने देखा है बनते हुए कोल्हू में, कैसे उसको बनाया जाता है? कोल्हू के अंदर सरसों डाल दी गई, एक ही बार में पूरा तेल नहीं निकल आता है, कई बार उसके स्टेप टू स्टेप 3-4 बार उसको डाला जाता है जब कोल्हू में, तब पूरा तेल निकलता है। तो सरसों से ऑयल बनने के प्रोसेस में उसको 3 से 4 बार प्रोडक्शन प्रोसेस में से गुजरना होता है। तो ऐसे वस्तुओं का उत्पादन जिनको रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कई एक स्टेप से होकर के गुजरना पड़े, उसके लिए लागत लेखांकन की जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड कहा जाता है, प्रक्रिया लागत विधि कहा जाता है। यहां की जो मेजरमेंट की यूनिट होती है वो प्रति लीटर, वो लीटर हो सकती है, यूनिट हो सकती है, टन हो सकती है, ऐसी कुछ भी हो सकती है। जैसे आपने पेट्रोलियम पदार्थ का रिफाइनिंग होते देखा ना, पहले क्रशिंग होती है, निकाला जाता है, फिर रिफाइनिंग होती है ना, क्रशिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग, कई प्रोसेस से होकर के गुजरता है। जो पेट्रोल हमारी गाड़ी में पड़ता है और जैसे वहां से निकाला जाता है, इसके बीच में कई एक प्रोसेस होते हैं। तो इस तरीके की वस्तुओं की लागत निर्धारित कर, प्रत्येक स्टेप टू स्टेप ना, हम तो कह रहे हैं ना, पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट स्टेप टू स्टेप कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। तो अगर मान लो जैसे मान लो पेट्रोलियम की बात करें, उसकी क्रशिंग हुई, रिफाइनिंग हुई और फिनिशिंग हुई, तो तीनों ही स्टेप पर उसकी पर लीटर कॉस्ट क्या थी, या पर यूनिट कॉस्ट क्या थी, या पर गैलन कॉस्ट क्या थी, या पर टन कॉस्ट क्या थी। इस कॉस्ट का निर्धारण करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेथड यूज किया जाता है उसको प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग कहां यूज की जाती है? जहां रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स बनने के लिए 3 से 4 प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़े, वहां की कॉस्टिंग करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड कौन सा? प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट कॉस्टिंग। कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो सेम यूनिट का प्रोडक्शन करती हैं, सेम टाइप ऑफ यूनिट, कुछ परिवर्तन होता ही नहीं है, सेम टाइप का प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो जहां पर किसी भी औद्योगिक इकाई के द्वारा किसी एक निश्चित प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जा रहा हो, एक निश्चित प्रकार, स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन जहां किया जा रहा हो, वहां पर उसकी पर यूनिट और टोटल कॉस्ट को क्लासिफाई, एनालिसिस करते हुए अकाउंटिंग, कॉस्टिंग करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेथड यूज किया जाता है उसको यूनिट कॉस्टिंग या सिंगल आउटपुट कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है सर? जैसे कोयले का खनन करने वाली कंपनी, कोल माइन कंपनी, क्या उत्पादन करेंगी? कोयला ही तो निकालेंगी और क्या कर लेंगी? फ्लोर मिल, आटा मिल, क्या उत्पादित करेगा? आटा ही तो बनाएगा और क्या करेगा? सीमेंट फैक्ट्री क्या करेंगी? सीमेंट का ही उत्पादन तो करेंगी। अगर अगर हम वस्त्रों की बात करें, क्लोथिंग फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री जहां साड़ियों का निर्माण हो रहा, साड़ियां ही तो बनाएगी। कपड़े की बनाए जा रहे हैं, केवल कॉटन के सारे स्थान बनाए जा रहे हैं, क्या यही तो करेगा? ओके, तो इनकी कॉस्टिंग करने के लिए इस तरह, जहां एक सिंगल टाइप, कोई कंपनी है जो टॉयज बनाती है, कोई कंपनी जो गिटार बनाती है, कोई कंपनी जो ईंट के भट्ठे ईंटें बनाती है, ये सब क्या करती हैं? एक सिंगल टाइप ईंट का भट्ठा बनाने वाली, भट्ठा आपने देखा है? कुछ और उत्पादन करते हैं वो? नहीं, केवल क्या उत्पादन करते हैं? ब्रिक्स टू ब्रिक्स, केवल ईंट से ईंट, ईंटे ही ईंटे, बस। तो इनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा मेथड लिया जाएगा? यूनिट कॉस्टिंग लिया जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट कॉस्टिंग का यूज कहां किया जाता है? जिन इंडस्ट्रीज में किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा होता है, उनकी कॉस्टिंग करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाता है। इसको सिंगल यूनिट आउटपुट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, परिचालन लागत विधि, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अभी तक जितनी मैंने बात करी वहां पर क्या हो रहा था? प्रोडक्शन हो रहा था, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा था। जैसे यहां पर भी प्रोडक्शन, यहां पर भी प्रोडक्शन, यहां प्रोडक्शन, यहां प्रोडक्शन, यहां प्रोडक्शन, यहां प्रोडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस नहीं करता, सेवाओं पर भी फोकस करता है। कई सर्विसेज ऐसी हैं जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो क्या सर्विस प्रोवाइड कराई जाए तो उसकी कॉस्ट नहीं होगी?
अरे क्या बात है साहब, होगी ना। जैसे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो तो जहां पर गेट कीपर आपका वेलकम करता है ऐसे करके, यहां से लेकर के जब तक बाहर आप पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल के रोड पे नहीं आ जाते, वहां तक के सारे खर्च आपसे ही लिए जाने हैं। वॉशरूम आपने यूज किया हो या ना यूज किया हो, उसका भी पेमेंट आप करके आएंगे, जो आप खाना वहां पर खा रहे हैं उस खाने में ही मिला करके। ओवरऑल लिया सब कुछ आपसे ही जाना है, एक पैसा भी कहीं पर ऊपर से प्रॉफिट भी लिया जाना है। तभी तो 3 से 5 रुपए में जो रोटी तैयार होती है वो 30 से 35 रुपए में आप खरीद के आते हो, वहां पे खा के आते हो मजे से। तो कॉस्टिंग यही है, ऐसे ही सब कुछ लिया आपसे जाना है, लेकिन उस कॉस्ट का हम निर्धारण कैसे करें। देखो उसने सेवा दी, जो गेटकीपर ने ऐसे करके आपका वेलकम किया, सर्विस दी आपको, पेमेंट फिर भी ले लेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वहां पर भी आ जाती है। वो कहती है आप सर्विस दे रहे हो, आपकी सर्विस का मूल्यांकन कर देंगे, उसका मूल्य बता देंगे कि कितना मूल्य हुआ। जैसे कुछ तरीके बताइए सर जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हो। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, आप बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, प्लेन में बैठे, आराम से चले गए। उन्होंने कुछ उत्पादन किया नहीं, क्या किया, सर्विस दिया। बीमार हुए, हॉस्पिटल चले गए, कुछ उत्पादन किया नहीं, सर्विस दिया। खाना खाने का मन था, रेस्टोरेंट चले गए, कुछ उत्पादन हुआ नहीं, सर्विस दिया। इलेक्ट्रिसिटी, घर में लाइट यूज कर रहे हैं, देखो वीडियो बना रहे हैं, लाइट यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ उत्पादन कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, हमें सर्विस दे रहे हैं। वाटर सप्लाई, घर में पानी आ रहा है टंकी से, ये क्या हो रहा है, सर्विस दे रहे हैं। लाइब्रेरी, पढ़ने के लिए गए, वहां क्या है, सर्विस दे रहे हैं वो। तो ये ऐसे संस्थान जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते वरन सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उनके द्वारा सेवा का मूल्य निकाल करके आपसे वसूल करने के लिए, लागत का निर्धारण करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है, उस मेथड का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन विधि। किसी कॉलेज में पढ़ने गए, फीस बता दी गई, इतनी फीस है, सब कुछ उसी में इंक्लूड है। खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए, सब कुछ उसी में इंक्लूड है। रेस्टोरेंट की बात करें तो वहां पर यूनिट का निर्धारण कैसे किया जाता है, पर प्लेट। हॉस्पिटल में गए तो पर बेड, पर नाइट। पानी की बात करें पर गैलन, बिजली की बात करें पर यूनिट, ट्रांसपोर्ट की बात करें पर पैसेंजर किलोमीटर, पर टन किलोमीटर, क्योंकि दो तरीके के होते, पैसेंजर भी होते, माल भी होते। तो इस तरीके से लागत लेखांकन का निर्धारण कर लिया जाता है। यहां पर जो जितने नाम अभी हमने बताए, उन सभी जगह लागत का निर्धारण करने के लिए लागत लेखांकन की परिचालन लागत विधि का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहे 20 से 30 मिनट के आसपास, तो फिर आप मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग नहीं भूलेंगे। फिर चलो डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड का तात्पर्य है जहां पर उत्पादन एक स्थान पर होता है लेकिन अलग अलग जगहों में, अलग अलग विभागों में हो रहा होता है। अलग अलग विभागों में उत्पादन, प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो रहा होता है। तो वहां की कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली जाती है। क्या, अलग अलग डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इससे पता चल जाता है कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में चल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस चीज को करने में फ्लॉप हो जाती है, इस वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग आती है। यहां क्या किया जाता है, प्रत्येक डिपार्टमेंट में बनने वाली वस्तुओं के कुल लागत को बनने वाली वस्तुओं की संख्या से, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करके पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट डिपार्टमेंटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली जाती है। इससे एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है। तो जहां पर वस्तु का उत्पादन होने के लिए कई एक विभागों से होकर उसको गुजरना पड़े, वहां पर प्रत्येक डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट, कंपोजिट कॉस्टिंग मेथड, बहुसंख्यक लागत विधि। बहुसंख्यक लागत विधि का मतलब क्या है, कंपोजिट कॉस्टिंग मेथड क्या है, जहां पर एक सिंगल यूनिट को बनाने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती हो, उनको जब इनबिल्ड किया जाता हो आपस में, तब जाकर एक सिंगल यूनिट बनती हो। तो जिन स्थानों पर वो अलग अलग चीजें बन रही हैं, जिन स्थानों पर अलग अलग चीजें बन रही हैं,
उन स्थानों पर तो लागत लेखांकन का जो मेथड इनमें से यूजफुल होगा वो यूज किया जाएगा, लेकिन जब उनको एक जगह आपस में लाकर असेंबल किया जाएगा तब जो लागत लेखांकन की विधि प्रयोग की जाएगी उसको कहा जाएगा कंपोजिट कॉस्टिंग मेथड। समझ में नहीं आया सर? एग्जांपल दे दीजिए। जैसे मशीन, जैसे कार क्या है? एक सिंगल यूनिट है। कार है। मोटरसाइकिल क्या है? एक सिंगल यूनिट है। साइकिल क्या है? एक सिंगल यूनिट है। मशीन क्या है? एक सिंगल यूनिट है। मोबाइल क्या है? एक सिंगल यूनिट है। लेकिन क्या कार एक ही जगह पर पूरी तैयार हो जाती है? नहीं। चेचिस कहीं और से आ रही है, फ्रेम कहीं और से आ रहा है, टायर ट्यूब कहीं और से आ रहा है, कुछ पार्ट्स कहीं और से आ रहे हैं। ये अलग अलग जगहों पर बन रहे हैं। एक जगह पर मिलाकर उनको असेंबल किया जाता है तब जाकर के कार बन जाती है। तो ये यहां पर उसकी लागत का निर्धारण करने के लिए लागत लेखांकन की जिस विधि का प्रयोग करेंगे उस विधि का नाम है कंपोजिट कॉस्टिंग मेथड। उम्मीद है आपको ये सभी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बहुत ही सरलतापूर्वक समझ में आ गए होंगे और इसको नोट करके रख लो। 15 नंबर में क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा। मैक्सिमम टाइम पूछा गया, मतलब मैक्सिमम टाइम हमेशा क्वेश्चन 15, जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर होता है ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर में पूछ ही लिया जाता है। और अगर आप लगातार मेरे साथ बने रहे तो उम्मीद है कि अब आप इसको भूलेंगे भी नहीं, सरलतापूर्वक आपको याद भी हो गया होगा। तो हमने पिछले वीडियो में बताया हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करी थी, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है उसकी बात करी थी। इस वीडियो में हमने देखा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व कौन कौन से होते हैं, अर्थात किन चीजों को मिला के लागत बनती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओवरहेड्स और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड मैं आपको लगभग 100 वीडियो दूंगा और उनमें ओवरऑल कॉस्ट अकाउंटिंग को मैं समाप्त करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। और रिक्वेस्ट हमारी आपसे इतनी है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो कॉस्ट अकाउंटिंग को इस समय अपने सिलेबस के रूप में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।